हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए पेपर 2 सीटेट एग्जाम में, वो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मेन्यू स्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मेनू शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, हिंदी में आप इसे भले ही ना समझ पाएँ, लेकिन इंग्लिश में आपने एक वन वर्ड पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं यानी हस्तलिखित, यानी मेन्यू स्क्रिप्ट कहा जाता है। और स्क्रिप्ट क्या होता है? एक लेख होता है। और यहाँ पर जो मेन्यू का मतलब है वो लिया गया है किससे? हाथ से, यानी जो हस्तलिखित होता है, जो लेख होता है हस्तलिखित, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में मेहरौली यानी दिल्ली का जो दिल्ली स्थित लौह स्तंभ है मेहरौली का, उससे रिलेटेड तथ्य दिए हुए हैं जो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए, ये लोहे से बना हुआ है, बिल्कुल सही है, लोहे से बना हुआ ये लौह स्तंभ इसीलिए इसे कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर है, तो ये गलत फैक्ट है। बल्कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 17.2 मीटर है। तो 17.2 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आज से करीब 1800 साल पहले बना था, तो ये भी जो सेंटेंस है वो गलत है। इसका जो निर्माण हुआ था ये आज से 1500 साल पहले हुआ था, ना कि 1800। इसका जो वजन है 3 टन के बराबर है, तो ये यहाँ पर सही आंसर है। तो यानी ए और डी हमारा यहाँ पर सही है और बी और सी गलत है। अगला क्वेश्चन है, वो विदेशी यात्री यानी वो विदेशी तीर्थयात्रा जिसने, यानी तीर्थयात्री होगा यहाँ पर, जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया, वह कौन था? तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो उसका नाम है ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग जो विदेशी यात्री है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए? तो जो महापाषाण है किस चीज को दर्शाने के लिए खड़े किए जाते थे? तो देखिए, इनका यूज किया जाता था कब्रगाहों के लिए, यानी जो शमशान में जो कब्रें बनी होती थी उनको चिन्हित करने के लिए। वहाँ पर आपने देखा भी होगा मूवीज़ वगैरह में, वहाँ पर दिखाते हैं जो एक एरिया होता है, कब्रिस्तान वाला एरिया होता है, वहाँ पर कब्रगाहों को दर्शाने के लिए महापाषाण वहाँ पर बने हुए होते हैं, यानी उनको वो अंकित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। उपरोक्त दीक्षा किसने दी है? यानी जो जीवन है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और यह सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी अनंत इच्छाएं होती हैं, हमारी अनंत लालसाएं होती हैं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती ही रहती हैं। और ऐसा जो कथन है, ये जो दीक्षा है, ये दी गई है गौतम बुद्ध के द्वारा। तो गौतम बुद्ध ने ही ये दीक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन है, संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो संघ क्या किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में एक पर्टिकुलर जो ग्रुप था उसे हम किस नाम से जानते हैं? संघ नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है, यानी संघ में जो लोग थे उन्हें क्या करना पड़ता था? एक निश्चित समय में शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। तो ये उनका शेड्यूल था। जो भी संघ में शामिल लोग थे, जो अनुयायी थे, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है संघ, और इनमें उनको एक निश्चित समय में शहर और गाँव में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी, यानी मांग कर खाना होता था। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, उनको सही गलत आपको बताना है। तो झूम खेतिहरों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल था। तो देखिए, ये हमारा जो सेंटेंस है वो सही नहीं है, अंग्रेजों का इससे कोई लेना देना नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतिहरों ने परंपरागत तरीके पर जोर दिया। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर भारत यानी ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें, तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हमारा, तो वहाँ पर जो झूम खेती है वो यहाँ पर आज भी की जाती है और परंपरागत तरीकों पर वहाँ पर जोर दिया गया। तो ए गलत है, परंतु बी सही है। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, रीड और मुनरो का तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए। तो रीड और मुनरो के द्वारा जो व्यवस्थाएं यहाँ पर शुरू की गई कृषि सुधार से रिलेटेड, तो ये बात जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। रीड और मुनरो का जो ये तर्क था बिल्कुल सही था, दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए। उसके अलावा रीड और मुनरो को लगता था कि उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। तो ये भी बात सही है, दक्षिण में जो परंपरागत जमींदार थे वो वहाँ पर नहीं थे। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और ए आर की सही
व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 3 कथन दिए हुए हैं। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल या विद्यालय खोला। तो ये आपको बताना है। तो ये हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर सही होगा। भोपाल की बेगमों ने ही अलीगढ़ में लड़कियों के लिए जो विद्यालय हैं उनका निर्माण कराया, खोला। उसके बाद पंडिता रामाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। तो ये जो कथन है ये हमारा गलत है। जो स्त्री पुरुष किताब है ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ताराबाई शिंदे के द्वारा इस बुक को प्रकाशित किया गया था। फिर बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तो ये भी हमारा सेंटेंस सही है, यानी ए और सी सही आंसर होंगे। तो ए और सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद है या दलील है? हम ये कह लें, महिलाएं कुदरती तौर पर भरोसे के योग्य नहीं होती। तो ये कोई यहाँ पर सेंस नहीं है इसका। फिर अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो? तो ये सही है, ये के प्रति, या हम ये कह लें जो हमारा क्वेश्चन था कि सती प्रथा के विरुद्ध एक दलील है, तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके अलावा महिलाएं कुदरती तौर पर कम समझदार होती हैं, ये कोई भी सेंस नहीं है। बहुत सी महिलाएं अपने पति की मृत्यु पर उनके साथ ही मरने की इच्छुक हो जाती हैं, ये तो सती प्रथा का पक्ष ही है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके विरोध की। अगला क्वेश्चन है, पूरी 19वीं शताब्दी में अधिकतर शिक्षित महिलाओं की जो पढ़ाई है वो यहाँ पर घर से हुई। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में हम ऐसा मानते थे, अधिकतर लोग ऐसा सोचते कि जो महिलाएं हैं उनको सार्वजनिक स्थलों से दूर रखना चाहिए और इसीलिए उनको विद्यालय नहीं भेजा गया, उनको शिक्षा के जो अवसर हैं वो नहीं दिए गए और इसीलिए अधिकतर शिक्षित महिलाओं की जो पढ़ाई है वो घर पर ही हुई। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है? यानी किस आंदोलन या उपद्रव का असम राज्य के साथ संबंध है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन के बाद इस आंदोलन को शुरू किया गया। स्वदेशी आंदोलन को 1905 में, और इसमें जो पूर्वी बंगाल था, यानी बंगाल को 2 भागों में बांटा गया और पूर्वी बंगाल का कुछ हिस्सा असम में भी जोड़ा गया, इसीलिए ये असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की जो व्यापक विषय यानी जो थीम है वो किसके बारे में है? तो दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो बुक है इसकी जो थीम थी वो थी भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव से रिलेटेड उनकी ये बुक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी सीरारामुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया और जिस पर उनकी मृत्यु हो गई? तो ये किस भाषा से रिलेटेड थे, यानी किस भाषा समूह के लिए ये मांग कर रहे थे और ये गांधीवादी इनको माना जाता है श्री पोट्टी श्रीरामुलु। तो ये यहाँ पर रिलेटेड हैं तेलुगु से, यानी तेलुगु भाषा के लिए ही इन्होंने अनशन किया था और उस अनशन में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, यानी कुछ टर्म दिए हुए हैं उनको आपको सही मिलाना है। तो देखिए विषुव, अभी पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा था विषुव क्या होता है। तो ये होता है पृथ्वी पर बराबर जब हम दिन और रात होने का समय जो होता है, यानी दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है, उसे हम विषुव या इक्विनॉक्स कंडीशन कहते हैं, जो कि हमको देखने को मिलती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। फिर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो देखिए किसी वस्तु का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? वो कहलाता है घूर्णन। घूर्णन और परिक्रमण दो जो टर्म है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमको इनमें कि घूमना यानी घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। तो देखिए परिक्रमण में ही क्या है, परिशब्द है, यानी कि दूसरे के का क्रमण करना, या हम ये कह लें कि परिक्रमा करना, और परिक्रमा करते हैं किसी एक चीज़ के आसपास। तो देखिए पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। और घूर्णन में क्या होता है, पृथ्वी खुद की अक्ष में ही घूमती रहती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, उसके अलावा जो दिन और रात का विभाजन है प्रदीप्ति वृत्त के माध्यम से होता है, यानी ए का जो आंसर सही है वो होगा 3rd।
तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। तो नीचे ऑप्शंस में जब हम जाएंगे उसके अलावा फिर सी का 4 और डी का सेकंड। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा समय क्षेत्रों का मानचित्र पढ़ते हुए सवाल पूछता है कि मानचित्र में +5, -5, +3, -3 आदि क्यों अंकित किए गए हैं। बच्चे इस प्रश्न का स्पष्ट करने के लिए शिक्षिका को चर्चा में क्या क्या शामिल करना चाहिए। तो देखिए, अगर इसकी आपको चर्चा करनी है +5, -5 या हम ये कह लें +3, -3, तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र हैं, तो इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और साथ ही साथ स्थान विषय के देशांतर की ग्रीनविच से तुलनात्मक स्थिति भी यहाँ पर दर्शानी होगी, क्योंकि जो मानक समय है वो हमारा देशांतर से ही रिलेटेड होता है और जीएमटी टाइम से यहाँ पर रिलेटेड होता है। और जीएमटी लाइन से हम जो अदर स्थान हैं उनकी यहाँ पर क्या करते हैं, यानी वहाँ पर समय की गणना करते हैं कि समय आगे है जीएमटी से या समय पीछे है। उसके अलावा स्थान विशेष की अक्षांश से तुलना, तो अक्षांश का कोई भी संबंध नहीं है समय की माप करने के लिए, यानी जो तुलनात्मक स्थिति हमको जीएमटी से निकालनी है वो केवल और केवल देशांतर में ही संभव है। तो ए और बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ कटिबंध है जो बताना है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये देखिए सेंटेंस हमारा सही नहीं है। कर्क रेखा हमारी पृथ्वी में ये हो गई और मकर रेखा नीचे बीच में होती है भूमध्य रेखा, तो इनके बीच के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा उष्ण कटिबंध हो जाता है। फिर है जो कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग और मकर रेखा के नीचे वाला जो भाग है ये आता है शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत। फिर है ताप कटिबंधों का वर्गीकरण देशांतरों के आधार पर किया जाता है, तो ये भी कथन हमारा सही नहीं है। फिर शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम ताप देती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जो शीत कटिबंध होते हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तभी वहाँ पर जो ठंडी अधिक हमको देखने को मिलती है और भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो ज़्यादा ताप है वो हमको देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा केवल सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में मानक समय की थीम पर चर्चा करना चाहती है और निम्न में से कौन से सम प्रत्यय इस चर्चा हेतु सबसे अधिक उपयुक्त होंगे। यानी हमको मानक समय जो मीन टाइम है उसकी चर्चा करनी है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी, कौन कौन से कथन इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए स्थान विशेष का अक्षांश, देखिए जब भी हम मानक समय की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर अक्षांश का कोई भी लेना देना नहीं होता। अक्षांश से यहाँ पर समय को डिसाइड नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर हमको पता होना चाहिए स्थान विशेष का देशांतर, तो ये हमारा सही है। जैसे कि हम भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से मापते, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को ही हम भारत का क्या कहते हैं, यानी मानक रेखा, भारत की समय मानक रेखा क्या है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखिए यहाँ पर देशांतर वर्ड आया, यानी देशांतर से ही हम मानक समय को मापते हैं। फिर है स्थानीय समय, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि स्थानीय समय क्या है और उसकी ग्रीनविच के साथ जो तुलनात्मक स्थिति है उसकी भी चर्चा हमको करनी होगी अगर हम चर्चा कर रहे हैं मानक समय। जैसे कि जो भारत का समय है जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट यहाँ पर आगे रहता है, यानी अगर वहाँ पर 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। अगर लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। तो ये जीएमटी से इसकी तुलनात्मक स्थिति भी हमको यहाँ पर चर्चा करनी होगी। तो सही आंसर होगा हमारा बी, सी और डी। तो बी, सी, डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल को छांटिए। तो आपको बताना है इन चारों में कौन सा बेमेल है, यानी मेल नहीं खाता। फिर है संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो ये कहीं ना कहीं एक ही तरह के होते हैं, यहाँ पर जो अलग है वो है ज्वारीय वर्षा, यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में जो कथन है उन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये कथन हमारा सही हो गया। फिर है पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है, तो ये भी बात सही है। इसीलिए हमको
ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि पृथ्वी के जो परिक्रमण है और अक्ष में उसकी निश्चित दिशा में झुका होना ही ऋतु परिवर्तन का कारण बनता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो है हमारे वो यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? निम्न ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, ये हमारा गलत है। महीने में 2 बार महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ये भी कथन गलत है, क्योंकि एक बार ही हमको देखने को मिलता है। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, तट से पीछे चला जाता है, उसे हम ज्वार कहते हैं, तो ये गलत है। उसके बाद आता है, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो सूर्य है, चंद्रमा है, शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यहाँ पर ज्वार भाटा हमको देखने को मिलता है, और यही इसका जो रीजन है वो भी होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है हमारा। उसके बाद, वायुमंडल का घनत्व तो समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तो बिल्कुल सही बात है। जो वायुमंडल का घनत्व है, डेंसिटी है, वो समुद्री तल पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद, वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है, तो ये जो कथन है ये हमारा सही नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे कम नहीं होता बल्कि सबसे अधिक होता है, तो इसीलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर जो सही होगा केवल ए और बी यहाँ पर सही है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीके सेक्शन से रिलेटेड, यानी कि एसएसटी सेक्शन से रिलेटेड, और इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।